सो अगेन आ चुके हैं हम दोबारा हमारा एक नए लेक्चर के साथ में। ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, मेरे को खुद भी अभी याद नहीं है। एक सीरीज लेकिन पूरी सीरीज़ है जो कि अपने फ्लो में चल रही है, हर किसी स्टेप को वन बाय वन। सो आज के डेट में जो हम पढ़ने वाले हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, तो ये है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, जहाँ आज की डेट में हम बाबर तराई और भांगरा पढ़ेंगे। तो इंडो गंगेटिक प्लेन बना कैसे इसका एक्चुअली इमर्ज हुआ, तो ये सारी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। बगल में आप देख लो, आपके एक रिवर चल रही है जो कि एक व्यू है ब्रह्मपुत्र का, ये आपको दिखाई दे जाएगा। जस्ट टेक दिस पिक्चर। तो आगे देखने समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ना इस इमेज को एक बार थोड़ा गौर से देखो। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ समझ में आएगी। तो मैं ज़रा ना यहाँ पे एक हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये पूरा है क्या? ये शिवालिक रेंज का पार्ट है, ये वाला भी, और ये भी है पूरा ये वाला, ठीक है। क्या ये बेसिकली वाटर से डिवाइडेड है, और इसी के कारण इस पूरे एरिया में टैथिस सी भी था, ये वाला, ठीक है। तो यानी कि जो इंडो गंगेटिक है, वो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि हिमालय से जुड़ा हुआ है। इंडो गंगेटिक जो बना है वो बेसिकली हिमालय कहीं ना कहीं इसका हाथ रहा है। तो लेट्स उसको समझो। फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र कैसे, देखो। द रिवर्स विच वर प्रीवियसली फ्लोइंग इनटू टेथिस सी, जो पहले के जो पुरानी रिवर्स थी, जो पहले टेथिस सी के अंदर बहती थी, बिफोर इंडियन प्लेट और यूएशियन प्लेट के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का प्लेट टेक्टोनिक होने से पहले, जो टेथिस सी डिपॉजिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स इन द टेथिस जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है यानी कि एक तरीके से सेडिमेंट, यानी कि अवसाद, एक ह्यूज डिप्रेशन, अवसाद वहाँ पर छोड़ देना, इसे कहते हैं जियोसिंक्लाइन। ओके, हिमालयंस आर फॉर्म आउट ऑफ दी सेडिमेंट्स विच वर अपलिफ्टेड, यानी कि जो सेडिमेंट जो छोड़े गए उस रिवर के द्वारा। क्योंकि तो आपको पता है कि पहले हिमालय के इन यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट के टकराने से पहले रिवर्स कुछ जाती थी। तो जब वो रिवर्स बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हैं, जियो सिंक्लाइन था, आप अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से अगर वो जा रही हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर एक अच्छा खासा एक अमाउंट छोड़ जाती थी। तो इस अमाउंट की वजह से धीरे 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 जब इन यहाँ से प्लेट टकराई, यहाँ से प्लेट टकराई, इन दोनों का सबमर्ज हुआ, तो यहाँ पर जितना भी जो अवसाद है वो यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है। तो वो अवसाद जो जमा हो गया, उसी के कारण हिमालय एक्चुअली, हाँ, अब जब अपलिफ्ट हुआ तो जो फोल्डेड माउंटेन बने, वो इन्हीं के कारण बेसिकली एक तरीके का रीजन बना। ओके, कंप्रेस हुआ, देन मूवमेंट इंडियन प्लेट का ऊपर की तरफ सबमर्जन हुआ, तो उनके टकराने की वजह से, और जो अवसाद थे वहीं पर भी थे। नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट ऑल्सो क्रिएटेड थ्रू द साउथ हिमालयस, ठीक है। यानी नॉर्मल एक सिंपल सी चीज़ समझो, जो नॉर्दर्न जो मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की, वो और किसकी वजह से क्रिएटेड थ्रू द साउदर्न हिमालय। जो साउदर्न हिमालय के, एक नॉर्थ हिमालय, एक साउदर्न हिमालय। साउदर्न हिमालय हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो इंडिया का जो हिमालय यानी कि शिवालिक वाला या पीर पंजाल वाला, तो मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, उसे हम साउथ हिमालय कह जाते हैं। जो आपका ग्रेट हिमालय है, या फिर मैं आपको ट्रांस हिमालय कह दूँ, या फिर हिंदू कुश कह दूँ, या फिर पामीर पठार कह दूँ, पामीर का पठार कह दूँ, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, इस पूरे को कहते हैं नॉर्दर्न हिमालय। तो ये सारा यानी कि साउदर्न हिमालय की वजह से भी एक तरीके से आपका नॉर्दर्न मूवमेंट क्रिएशन हुआ। वहीं डिपोजिशनल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो डिपोजिशनल एक्टिविटी देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ समझने के लिए, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। इनिशियल स्टेज क्या होता है, बेसिकली एक यंग एज हो जाती है, जिस टाइम पर टैथिस सागर टकराया उससे पहले, और उसके तुरंत बाद वो बेसिकली इनिशियल स्टेज। द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिवर्स चेंज दर कोर्स सेवरल टाइम्स, यानी कि स्टार्टिंग में जितनी भी रिवर्स थी, उन्होंने अपना यानी कि रास्ता बदला, मार्ग चेंज किया, एंड देन वापस एक टाइम के बाद वो रीजुविनेट हुई, ठीक है। इसे फ्लूवियल लैंडफॉर्म, यानी कि दोबारा से उन्होंने बहना चालू किया। कई बार उन्होंने अपना मार्ग चालू किया, फिर रुके, फिर दोबारा बहना चालू किया, दैट्स ऑल। तो ये इसका कहने का मतलब, द रीजनरेशन इज एसोसिएटेड विद द इंटेंस हीटवर्ड एंड द वर्टिकल डाउन कटिंग, ठीक है। हीटवर्ड और द वर्टिकल डाउन कटिंग ऑफ सॉफ्ट स्ट्राटा ओवरलेइंग द हार्डर रॉक स्ट्रेटम। अब वो बेसिकली क्या है, जब वो अब उनका क्या है, जब रीजुविनेशन होता है, तो हीटवर्ड होती है, यानी कि वो एक लय में बहने की कोशिश करती हैं, और वर्टिकल डाउन कटिंग करती हुई चलती हैं, जिसके कारण वो अपना रास्ता बनाती हैं। फिर उस अब एक रॉक्स को एक धीरे 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 उसमें से अपना रास्ता बनाएगी, तो वो आगे की तरफ जाएगी, तो ये चलता है। अब हीटवर्ड का इरोजन क्या होता है, ये समझ लो पहले तो। इरोजन एट द ओरिजिन ऑफ स्ट्रीम चैनल विच कॉज द ओरिजिन टू मूव बैक अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो, सो कॉज द स्ट्रीम चैनल टू लेंथन। यानी कि एक रिवर बह रही है, हीटवर्ड इरोजन क्या होता है, एक रिवर बह रही है, रिवर के सामने अगर कोई पत्थर आ गया, कुछ आ गया, तो उसकी वजह से वो अपना रास्ता चेंज करती है।
अब रास्ता चेंज क्या करेगी, तो उसकी वजह से इरोजन भी होगा, वहाँ का जितना भी सामान होगा उसको भी लेते जाएगी, जितना भी कंकड़ पत्थर होंगे उसको लेते हो जाएगी, तो इसे हम एक तरीके से हीट वर्ड इरोजन कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली रिवर की जो लेंथ है वो भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसे रास्ता चेंज करना है। हीट वर्ड इरोजन एंड द वर्टिकल इरोजन ऑफ द रिवर वैली इन द इनिशियल स्टेज, लेटरल इरोजन इन द लेटरल स्टेज कंट्रीब्यूटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट्स। अब यानी कि बहुत कुछ लेके जा रही है यहाँ से, ही कंकड़ पत्थर और काफ़ी सारा मिनरल्स होगा उसके अंदर। तो ये बाद में रॉक डेब्रिस सिल्ट क्ले ये सब कुछ कैरी जो कि डाउन स्लोप में लेती हुई जाती है। आपने कहीं अभी देखा होगा रिसेंटली का, अगर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अभी रावी रिवर के अंदर अभी जो फ्लड आया, या फिर इंडिया के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर जो भी फ्लड आया यमुना के थ्रू, तो काफ़ी सारा कचरा, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके लेते आती है। तो उसके अंदर काफ़ी काफ़ी सारे ये मान के चलो मिनरल्स होते हैं, क्ले होती हैं, सिल्ट होते हैं, या फिर कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं, डेरिटस होते हैं। तो ये सब कुछ उसके अंदर एक साथ आते हैं, बिल्कुल एक एक अच्छी खासी पावर के साथ में रिवर आती है। तो इस वजह से इन दोनों को काउंट किया जाता है। तो जो हीटवर्ड इरोजन है या फिर वर्टिकल इरोजन ऑफ द रिवर वैले इन द इनिशियल स्टेज, जो लेटरल इरोजन होता है, लेटरल स्टेजेस पे होता है, वो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट्स लेके आती हैं, ठीक है, जो कि डाउन स्लोप में यानी कि नीचे पहाड़ी के लेके आएंगे। अब आप बिल्कुल हिमाचल में हो, हिमाचल से सीधा यानी स्लोप बना हुआ है नीचे की तरफ, तो सारा का सारा जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है या फिर डेब्रिस है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। These conglomerates were deposited in the depression Indo-Gangetic through the Indo-Gangetic syncline। अब सिंक्लाइन मैंने आपको बताया था और एंटीक्लाइन हो जाता है, ये वाला जो ये है आपका सिंक्लाइन, मैं आपको दोबारा बताया था, देखो ये आपका सिंक्लाइन है और ये आपका एंटीक्लाइन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जब जब रिवर आएगी तो एंटीक्लाइन से रिवर ऐसे आती है, तो ये सारा का सारा सिंक्लाइन में जमा कर देती है, ठीक है। अब यहीं से बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, तो एंटीक्लाइन से सिंक्लाइन की तरफ आती है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये सिंक्लाइन भी एक टाइम पे एंटीक्लाइन बन जाता है, फिर दोबारा सिंक्लाइन नीचे इस तरफ आ जाएगा। कारण क्या होगा, जब रिवर यहाँ पर आती जाएगी तो धीरे 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 यहाँ से रिवर यहाँ से आते जाते यहाँ पर भी एक गड्ढा क्रिएट करेगी, तो गड्ढा क्रिएट करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गड्ढा क्रिएट हो गया, ये थोड़ा सिंक्लाइन अभी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, ये एंटीक्लाइन हो गया, फिर बाद में ये सिंक्लाइन हो गया। तो इस वजह से ऐसे चलता है। ओके, होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा पक्का। चलो, अब दूसरा क्या है, एक और चीज़ समझो अब। ओके, ठीक है। द कॉन्ग्लोमेरेट्स वर डिपॉजिटेड डिप्रेशन इंडो गैंगेटिक और गैंगेटिक सिंक्लाइन। द बेस ऑफ द जियो सिंक्लाइन इज हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक होता है। जियो सिंक्लाइन क्या होता है, एक तरीके का अवसाद होते हैं, अवसाद को जो यानी कि एक तरीके से अगर मैं आपको तलछट आपने सुना है, यानी कि अवसाद सुना है, अवसाद को छोड़ जाना एक जगह पे, तो इसे कहते हैं। रिवर थी, रिवर का बाद में पीछे हट जाना, तो जितना भी रिवर का रेत मिट्टी पत्थर होगा वो वहीं पर रह जाना जब रिवर सूख जाती है, तो इसे कहते हैं बेसिकली अवसाद, जियो सिंक्लाइन। ओके, बिटवीन पेनिनसुला इंडिया एंड द कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो इस तरीके से एक तरीके से अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में दोबारा समझाने की कोशिश करूँ, तो रिवर्स है जो कि एक अपने स्टेज में होती हैं, अपने स्टेज में आने के बाद में उनको कभी वो अपना कई बार वो अपना रास्ता चेंज करती हैं, कई बार वो सूख जाती हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से जीवित होती हैं, रिजुविनेट होती हैं। तो जीवित हो जाने के बाद में फिर दोबारा चलना चालू करती हैं। और जब वो चलना चालू करिए तो उनके बीच में कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो उस ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए या तो उस पत्थर को तोड़ती हुई निकलेंगी या फिर हटाती हुई निकलेंगी। और हटाती हुई कब निकलेंगी, जब वो बहुत तगड़ी स्पीड में होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड रही होगी उनकी। जिस तरीके से अभी जब फ्लड आता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तब जाके वो बड़े बड़े पत्थर आते हैं। और यही हिमाचल प्रदेश में होता है हमेशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू में। तो इस तरीके से जब वो आते जाएंगे तो सेम जो आपका डिपॉजिट है वो धीरे 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 आपका प्लेन एरिया में आ जाएगा। तो प्लेन एरिया में आने के बाद एक इंडो गैंगेटिक एक रीजन बन जाता है, जिसको हमने नाम दे दिया इंडो गैंगेटिक। ओके, अब जो हीटवर्ड इरोजन हो जाए, वर्टिकल इरोजन होगा, तो हेडवर्ड जो इरोजन होगा वो तो देखो आपको पता ही है कि सीधा सीधा चलेगा, वर्टिकल आपको पता ही है। तो इस तरीके से एक तरीके से एक पूरा का पूरा एक चेन सा बन जाता है, एक गोल चक्कर बन जाएगा, जिसको ये फॉलो करते हुए चलते हैं। पहले छोटा स्टेज रहेगा जहाँ पर छोटा मोटा इरोजन चलेगा, फिर जो लेटरल इरोजन होगा वो बड़ा स्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वही न्यू रिवर एंड मोर एलुवियम आ जाएगा, ठीक है। द राइजिंग ऑफ हिमालय एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर गेव राइज टू मैनी न्यू रिवर्स। ओके, अब ग्लेशियर का पिघला है तो ऑब्वियसली बात है नई रिवर्स आएंगी। दिस रिवर्स अलोंग द ग्लेशियर इरोजन, ग्लेशियर का इरोजन या फिर उनका पिघलना एक ही बात है। सप्लाइड मोर एलुवियम एंड इंटेंसिफाइड फिलिंग ऑफ द डिप्रेशन। ऑब्वियसली बात है, जब ये पिघलेंगे तो इसके अंदर बर्फ के अंदर भी काफ़ी एलुवियम होगा या फिर काफ़ी चीज़ होंगी जो साथ में आती जाएंगी। With the accumulation of more and more sediments, conglomerates, the Tethys Sea started receding। अब धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जितना ज़्यादा होता रहेगा, सेडिमेंट जितना ज़्यादा आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, टेथिस सी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप एक एग्जांपल के तौर पे आपने प्यासी कौवा वाली कहानी सुनी होगी,
तो कौवे ने क्या करा, एक मटके के अंदर पानी था, उसने उसके ऊपर पत्थर डालता रहा, पानी ऊपर आता गया। अब उसको पूरा पत्थर से भर दोगे तो क्या होगा, पानी क्या होगा, चला जाएगा। तो सेम इसी तरीके से टैथिस क्या हो गया, हट गया, इतना ज़्यादा सेडिमेंट अगर वहाँ पर आ जाएगा तो। With passage of time and depression was completely filled with the alluvium, gravel, rock debris, conglomerate. Tethys completely disappeared, leaving behind a monotonous aggradational plain, जिसका हमारे पास एग्जाम्पल है राजस्थान। यानी कि मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा यार, क्योंकि माउस से इतना होता नहीं है, बट ओके। तो जो ओके, तो राजस्थान है, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। तो राजस्थान बेसिकली एक तरीके से टैथिस सी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। कि कहा जाता है कि राजस्थान पे जहाँ पर आप पूरा का पूरा बिल्कुल रेगिस्तान आपको दिखता है, डेजर्ट दिखता है, यहाँ पर पहले टैथिस सी ही था। ओके, ये धीरे धीरे पीछे हट गया, अरेबियन सी बहुत पीछे चला गया, तो उसी का बेसिकली पार्ट रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं। ओके, सो मोनोटोनस क्या होता है, मोनोटोनस एक फीचरलेस टोपोग्राफी है। एग्रेडेशनल प्लेन क्या होता है, प्लेन फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल एक्टिविटी। जस्ट सिंपल सी चीज़ है, इतना डीपली मत जाओ, सिर्फ समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार दोबारा बताओ, समझाने की कोशिश करना। मोनोटोनस फीचरलेस टोपोग्राफी, जहाँ पर फीचर ही नहीं है, ठीक है। एग्रेडेशनल प्लेन क्या होगा, प्लेन फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल एक्टिविटी, लाइक राजस्थान। ओके, यानी कि टैथिस से पीछे हट गया, वहाँ पर जितना भी रेत पत्थर रह गया वो वहीं रह गया। ओके, upper peninsular rivers have also contributed to the formation of plains, but a very small action। यानी कि जो पेनिसुला जो रिवर है, या फिर मैं गंगा की बात करूँ या फिर यमुना की बात करूँ, इसके अलावा काफ़ी है, काली नदी है, तिस्ता नदी है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, बट दैट नॉट मच। अगर मैं इसे 90 और 10 का अगर परसेंटेज दूँ तो दैट वॉज नॉट रॉन्ग, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उसको हम काउंट करें। डूरिंग द रिसेंट टाइम सिंस फ्यू मिलियन ईयर्स एगो, डिपोजिशनल वर्क ऑफ 3 मेजर रिवर्स सिस्टम विच इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बिकम प्रीडोमिनेंट। इन्होंने क्या करा है कि जो मोस्ट ऑफली जो डिपोजिशनल रहा है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं से रहा है। तो 90-10 आई एम राइट। तो हैंस द एक्यूरेट कर्व्ड प्लेन ऑल्सो नोन इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इनको तीनों भी अगर कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ से इंडिया यानी कि गंगा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, इस पूरे एरिए को यानी कि नॉर्थन का नाना करके अगर मैं आपको बोलूँ 70% ऑफ पार्ट इन्हीं से बना हुआ है। 80% पार्ट बेसिकली इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन है पूरा का पूरा। ओके, अब एक बार देखने की कोशिश करो इसे। देखो एक ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय हिमाद्री है, यहाँ पर तिब्बतियन प्लेट हुआ, ये तिब्बतियन प्लेट हुआ, ये आपका लेसर हिमालय है, उसके नीचे शिवालिक हिमालय है, उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रिवर बह रही है, अपना डिपोजिशन लेके आएगी, लेसर हिमालय में थोड़ा छोड़ेगी। लेसर हिमालय में भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पीड रहती है क्योंकि ग्लेशियर यहाँ भी होते हैं छोटे मोटे। यहाँ से ग्लेशियर आने के बाद शिवालिक में आएगा, शिवालिक में आने के बाद सारा का सारा डिपोजिशन क्या होगा, ये क्या है, सिंक्लाइन है। आई टोल्ड यू ये क्या है, सिंक्लाइन होगा। एंटीक्लाइन क्या होगा, एंटीक्लाइन में तो कभी टिकेगा नहीं, सारा लुढ़कते हुए यहीं पर आएगा, तो सारा का सारा एक प्लेन बन जाएगा इंडो गंगेटिक। तो पेनिसुला प्लेट्यू बन जाएगा। ये प्लेट्यू इससे आगे जाएगा नहीं, तो इससे आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं, सारा का सारा कहाँ हो जाएगा, पानी तो एक बार को चला जाएगा क्योंकि फ्लो आएगा, क्योंकि ये सिंक्लाइन में है, तो यहाँ से जाने का कोई मतलब बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से एक फ्लो बन जाता है। फीचर ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन इज लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इतना डिपोजिशन कहीं से नहीं आता। स्ट्रेच अबाउट 3200 किलोमीटर तक का है इसका। और वहीं गंगा इंडियन सेक्टर की बात करें तो 2400 किलोमीटर, ठीक है। ये मैं इंडस की बात कर रहा था, अभी मैं गंगा की बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आते हैं। इंडो गंगेटिक क्यों आ जाता है, बेसिकली यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को काउंट किया जाता है। द नॉर्दर्न बाउंड्री इज वेल मार्क्ड बाय शिवालिक, यानी कि एक नॉर्दर्न बाउंड्री है, क्योंकि एक तरीके से शिवालिक क्या करता है, शिवालिक एक बॉर्डर स्टेज का काम करता है, जो कि आपको काफ़ी चीज़ों से बचा भी लेता है, सेम लाइक एन हिमालयस। तो बाउंड्री में वहीं साउदर्न की बात करें इरेगुलर है, नॉर्दर्न इट्स पेनिनसुला की अगर मैं कंपैरिजन में करूँ तो। द वेस्टर्न बॉर्डर इज मार्क्ड बाय सुलेमान एंड किरथार रेंजेस, यानी कि जो वेस्टर्न जो आपका बॉर्डर है वहाँ पर सुलेमान रेंज है और किरथार रेंज है। ऑन द ईस्टर्न साइड द प्लेन्स आर बॉर्डर्ड बाय द पूर्वांचल हिल्स। ओके, दिखाऊंगा आपको मैप के अंदर, बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। वहीं अगर आप तीसरा पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ना चाहो तो आई थिंक मैंने कवर नहीं किया अच्छे से। द नॉर्दर्न बाउंड्री इज वेल मार्क्ड बाय द शिवालिक्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न की बाउंड्री है आपको मैंने बताया था, यहाँ से यूँ चल रहा है, फिर यहाँ पर ट्रांस है, यहाँ ग्रेट हिमालय, फिर शिवालिक आता है। हिमालय एक नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है, एंड द साउदर्न बाउंड्री इज ए वेरी इरेगुलर लाइन अलोंग द नॉर्दर्न एड्स ऑफ पेनिनसुला। तो जो साउदर्न की जो बाउंड्री है वो इरेगुलर है, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ नॉर्मल समझने की कोशिश करो, ज़्यादा डीप इंसाइट मत जाओ, बस थोड़ा सा माइंड में आ गया कि शिवालिक बेसिकली नॉर्दर्न बाउंड्री है, जो साउदर्न बाउंड्री है वो इरेगुलर है। वेस्टर्न में हमारे पास सुलेमान और किरथार रेंजेस हैं,
जो और ईस्टर्न साइड में हमारा प्लेन बॉर्डर पूर्वांचल हिल्स है बेसिकली, जब ईस्टर्न की हमने बात करी थी। ऑलरेडी अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज़ एक बार पुरानी वीडियो जाके देख लो, ऑलरेडी हिमाचल के जो प्लेन्स रीजनल्स है उसमें मैं समझा चुका हूँ। अगर एक बार दोबारा देखो, द विड्थ ऑफ द प्लेन वेरीज फ्रॉम द रीजन टू रीजन। सेम ऑब्वियस ही बात है, जो प्लेन की जो विड्थ है वो वेरी करती है रीजन टू रीजन, ठीक है। हर किसी रीजन की जो विड्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी और डिफरेंट डिफरेंट चलेगी। इट इज़ वाइडर्स एंड द वेस्ट वेयर इट इज़ स्ट्रेच अबाउट द 500 किलोमीटर, इट्स विड्थ डिक्रीज इन द ईस्ट, ठीक है। अब वेस्ट में क्या होगी, यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेच है 500 किलोमीटर है, वहीं ईस्ट के टाइम पे डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट हमारा नैरो है और वेस्ट हमारा ब्रॉड है थोड़ा सा। तो इसकी वजह से ये सिंपल सी चीज़ें कभी माइंड में भी सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली फ्रॉम द यूपीएससी। द थिकनेस ऑफ द एल्यूवियम डिपॉजिट ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑब्वियस सी बात है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एल्यूवियम अप टू द बेसमेंट रॉक्स 6100 मीटर, नॉट यूनिफॉर्म एंड वेरीज ग्रेटली फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ऑब्वियस सी बात है, सेम लाइक दिस। तो दोनों सेम है, दोनों को समझने की ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। द कोन्स और एलुवियल फैंस कोसी इन द नॉर्थ एंड द दोज ऑफ सोन in the south exhibit great alluvial thickness while the intracone relatively shallow and deposit। और वैसी बात है, जब आप कोसी की बात करो या सोन नदी की बात करो जो कि ऊपर से आती हैं, तो उनका जो कौन से एलुवियल है वो ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ जो साउथ से जो एग्जिबिट जो साउथ से जो नदियाँ आती हैं उनके पास इतना ज़्यादा एलुवियल नहीं होगा, इतना ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। एक्सट्रीम एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी दिस मोनोटोनस प्लेन इट इज़ चीफ कैरेक्टरिस्टिक। मोनोटोनस मैंने आपको बताया था, जिसका यानी कि फीचरलेस टोपोग्राफी होगी तो मोनोटोनस हो जाएगी। तो एक सिंपल सी चीज़ समझने की कोशिश करना, नॉट मच। अब साउथ और नॉर्थ की जो रिवर्स हैं बहुत सिंपल से वे में चलती हैं, तो उनको आप आराम से समझने की कोशिश करना। नॉर्थ से जब आते हैं तो आप बिल्कुल ढलान पे आ रहे हैं, साउथ से आपके पास इतनी ढलान नहीं मिलेगी आपको जितनी आपको नॉर्थ से मिल रही है। तो इनके पास जो डिपोजिशन होगा साउथ वाले के पास वो नॉर्थ के मुकाबले हमेशा कम होगा। तो इट्स सिंपल एज दैट। जब आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका वेस्ट का आपका जो एरिया है वो आपका ब्रॉड है, ईस्ट का जो आपका एरिया है वो आपका नैरो है। ओके, बस इतना सा इस लेक्चर में इस वाले पेज पे है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इट्स एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 200 मीटर अबोव फ्रॉम सी लेवल, हाईएस्ट एलिवेशन being 291 मीटर अबोव फ्रॉम द सी लेवल नियर अम्बाला। अम्बाला कैंट, आपने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा पंजाब का, तो जहाँ पर सी लेवल 291 मीटर है। एलिवेशन फ्रॉम द ड्रेनेज डिवाइडेड और वाटरशेड बिटवीन इंडस सिस्टम एंड द गंगा, ठीक है। तो ये ड्रेनेज वाला जो पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो नॉर्मली सी लेवल से आप दूरी एक बार समझ सकते हो कितना सी लेवल पे, यानी कि अगर हम खोदना चालू करें तो 291 मीटर में नीचे जाना पड़ेगा तो हमें सी लेवल नजर आएगा। ओके, इट्स एवरेज ग्रेडियंट फ्रॉम सहारनपुर टू कोलकाता ओनली 20 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, इट डिक्रीज द 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर बनारसी टू गंगा डेल्टा। तो यानी कि नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप इस एरिया में सहारनपुर टू कोलकाता वाले में देखो 20 सेंटीमीटर पर किलोमीटर डिक्रीज होता है ग्रेडियंट, यानी कि एवरेजली अगर आप देखोगे तो हमेशा डिक्रीज होता जाएगा उस पूरे एरिया में। वहीं अगर आप बात करो वाराणसी टू गंगा प्लेन गंगा डेल्टा तक की, तो ये 15 सेंटीमीटर डिक्रीज होने के चांसेस हैं हर बार। अगर आप पर किलोमीटर 15 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको सहारनपुर का एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पर जो एक्चुअली जो एवरेज ग्रेडियंट है, एवरेज आप गड्ढा खोदोगे पानी के लिए तो वहाँ पर जो एक्चुअली आपको मिलेगा मान के चलो 20 सेंटीमीटर मिल रहा है आपको। वहीं अगर आप 1 किलोमीटर के बाद सहारनपुर के 1 किलोमीटर के बाद खोलोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा यानी कि बढ़ जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा हो जाएगा 1 किलोमीटर के बाद 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे कर करके और थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजिकल पढ़ लो, फीचर्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, एक अच्छी चीज़ है समझने की है। भावर क्या होता है देखो, इट्स नैरो पोरस नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच इंडो गैंगेटिक प्लेन है भावर, ठीक है। एक होता है खाद और एक होता है भावर, इसको मैंने एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ। देखो भावर से क्या भाड़ में खादर आई खाद, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, नदी हमेशा जब भी बाढ़ आती है हमेशा एक नया फ्लूवियल एक नया डिपॉजिट छोड़ के जाती है, जो कि एक्चुअली में खेती के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, यानी कि है एक तरह प्रॉफिटेबल रहता है। तो इस वजह से मैंने बोला भाबर भाड़ में और खादर खाद में। ओके, तो जो खादर है वो हमेशा गंगा लेके आती है। भाबर क्या है बेसिकली, इट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड रनिंग ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द फूट हिल्स, एलुवियल फैंस है जो कि शिवालिक में पाया जाएगा। दे शो ए रिमार्केबल कंटिन्यूस ऑन द इंडस टू तिस्ता, यानी कंटिन्यूसली आपको इंड सिंधु नदी से लेकर तिस्ता तक आपको मिल जाएगा। रिवर डिसेंडिंग हिमालय डिपॉजिट दो अलोंग द फूट हिल्स एलुवियल फैंस, यानी कि जो डिसेंडिंग है वो हिमालय से बढ़ता नीचे साइड में जाता जाएगा।
These alluvial fans have merged together, build up basically भाबर बेल्ट इसे बनाते हैं। भाबर बेल्ट आप किसे कह सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो, इंडस से लेके तिस्ता तक, यहाँ पर इंडस है, यहाँ पर तिस्ता तिस्ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में लग रहा है, तो इन्होंने एक पूरी एक बेल्ट बना ली है, ठीक है। और इसी पूरे एरिया को बेसिकली डिसेंडिंग में चलता है, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, क्यों तिस्ता तक जाते जाते तो यार रिवर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ तक तो कम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। द प्रोस्पेरिटी ऑफ भाबर इज मोस्ट यूनिक, क्यों? द प्रोस्पेरिटी इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पेबल्स, रॉक डेब्रिस, एक तरीके से वही डिपॉजिट यानी कि सेडिमेंट जो मैं आपको बता रहा था अभी। स्ट्रीम डिसअपियर वंस द रीच टू द भाबर रीजन बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेरिटी। देयर द एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कॉस्ट, एक्सेप्ट मैंने आपको बोला जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक यहाँ पर पानी नहीं आएगा, और ये कई बार डिसअपियर हो जाती है भाबर रीजन में पहुँचने के बाद। एक दलदला रीजन होता है बेसिकली भाबर बेल्ट इज कंपेरेटिवली नैरो इन द ईस्ट, ध्यान रखना ईस्ट में जब भी जाओगे हमेशा आपको नैरो बेल्ट मिलेगी। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय ईस्ट में ज़्यादा है वेस्ट में कम है, तो टोटली रॉन्ग है, समझ जाना कि यूपीएससी खेलता बहुत है, बस आप समझने वाले होने चाहिए। द एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ओनली बिग ट्रीज एंड लार्ज रूट्स कैन बी लाइक ग्रो हियर। तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर के तो है ही नहीं, मैंने आपको बताया था। अब मैं तराई रीजन की बात करता हूँ। तराई रीजन पहले भाबर आएगा, फिर तराई हो जाएगा, उसके बाद आएगा खादर। तराई इज इन इल ड्रेन्ड, डैम्प, मार्शी यानी कि दलदला है बेसिकली, थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक, साउथ भाबर रनिंग, तो भाबर के क्या है साउथ में, ठीक है। तराई इज अबाउट 15 to 30 किलोमीटर वाइड है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ भाबर इज री इमर्ज, यानी कि भाबर के जब रिवर आती है भाबर रीजन में आने के बाद गायब हो जाएगी, गायब हो जाने के बाद में फिर एकदम से तराई रीजन में यहाँ पर आपको दिख जाएगी दलदली तरीके से, तो यहाँ आपको दोबारा से री इमर्ज होती है। दिस थिकली फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को मान लो उत्तराखंड का, या फिर कांजीरंगा जो कि आसाम के अंदर है, इन दोनों का आप काउंट कर सकते हो। ओके, द तराई इज मोर मार्क्ड इन द ईस्टर्न पार्ट देन द वेस्ट, बिकॉज देखो द तराई इज मोस्ट मार्क्ड इन द ईस्टर्न पार्ट इंस्टेड ऑफ द वेस्ट। ईस्टर्न पार्ट रिसीव कंपेरेटिवली हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इन चीज़ों को समझ लेना। आपको पता ही है कि जो मनसिन राम है या फिर पूर्वांचल वाला एरिया है, या फिर अगर आप उसे असम हिमालय कह लो, तो वहाँ पर जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो तराई रीजन कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट में। मोस्ट ऑफ द तराई लैंड स्पेशली पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एग्रीकल्चर लैंड विच गिव्स गुड क्रॉप्स टू द शुगर केन रिवर्स। क्योंकि देखो आपको पता है शुगर केन हो या फिर राइस है, इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो तराई रीजन के अंदर बारिश ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है, बारिश और पानी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों अच्छे खासे ग्रो करेंगे। तो तराई रीजन ऑल्सो यूजफुल, बट इस तराई रीजन के अंदर मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छर और काफ़ी तरीके की चीज़ें होती हैं, काफ़ी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पैदा होते हैं, क्योंकि तराई रीजन है। तो ये एक तरीके से बीमारियों का एक तरीके से घोंसला कह लो आप इसे। अब ये रहा देख लो उत्तराखंड का, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वहीं कांजीरंगा आसाम के अंदर है। द भांगर रीजन है, अभी खादरी पढ़ेंगे। भांगर इज द ओल्डर एल्यूवियम अलोंग द रिवर बेड्स फॉर्मिंग टेरेस हायर देन द फ्लड प्लेन्स। टेरेस आर बेसिकली टेरेसेस आर ऑफ्टन इम्प्रीगेटेड सॉरी कैलकेरियस कंक्रीशन, बेसिकली कंकड़ इसे कहते हैं, यार प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा मेरे से तो। द ये क्या है, बारेंट प्लेन्स इन द डेल्टेरिक रिजर्व भावर, यार देखो कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं बताया था। भांगर प्लेन क्या है, पहले भाबर आ गया, तराई आ गया, भांगर आ गया, ठीक है। धीरे 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 क्या हो जाएगा, चीज़ आप सीखने लग जाएगी। भांगर कंटेस्ट फॉसिल्स ऑफ एनिमल लाइक हॉर्न, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, यहाँ भी अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ की आपको चीज़ें मिल जाएगी। भूट डिनोट्स एन एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, स्पेशली अपर द गंगा एंड दोआब, ठीक है। ये दोआब के पास बेसिकली भांगर रीजन बन जाता है। सिंपल इज दैट जस्ट कंकड़ वाला फॉर्मेशन या फिर फ्लड प्लेन्स वाला एरिया है, तो इसे हम भांगर कह देते हैं। खादर क्या है देख लो भाई, भाबर और भांगर में कंफ्यूज मत होना, है बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेम, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है बस। खादर इज कम्पोर्ड न्यूअर एल्यूवियम, मैंने आपको बोला नई खाद फ्लड प्लेन के कारण बनती है। न्यू लेयर ऑफ एल्यूवियम डिपॉजिटेड बाय द फ्लड, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ गंगा ऑलवेज, ठीक है। अब लास्ट है देख लो रे और कुल्लर, बेसिकली रे और कलर कंप्राइज ऑफ सलाइन एफ्लोरेसेंस ऑफ ड्राई एरिया इन हरियाणा, बेसिकली आपको मिल जाएगा। रे एरिया हैव स्प्रेड रिसेंट टाइम्स विद द इंक्रीज ऑफ इरिगेशन कैपेबिलिटी। रे और कुल्लर बेसिकली एक तरीके से मिट्टी का ही नाम है।
इनको मिट्टी किसी के तरीके से इनको कहा जाता है। तो इसमें अच्छा खासा सैलाइन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरियाणा में और बाकी जगह में अच्छी खासी उपज देने के लिए होता है, क्योंकि हर काफ़ी मिनरल्स चाहिए होते हैं मिट्टी को। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेक्चर करना पड़ा। मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें बार बार समझाने की कोशिश करूँ, आपको समझ में आए। अगर किसी चीज़ में अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।